जैसा आपको पता ही है कि अपने विद्यालय एसआर आदर्श गुरु के तालाब में आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। कक्षा 12 का विषय वैकल्पिक भूगोल का प्रथम लेसन भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति विशेषता से हम शुरुआत करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दो भूगोल की मुख्य शाखाएं होती हैं। भौतिक भूगोल को हम कक्षा 11 में अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल को हम कक्षा 12 में अध्ययन करते हैं। अपना जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। प्रकृति के अंदर आती है मानवीय भूमिकाएं और विषय क्षेत्र में आता है इन दोनों का रूपांतर। जैसा आपको पता ही है भूगोल पहले प्राकृतिक विज्ञान के रूप में शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी तक आते आते इसकी दो शाखाओं ने जन्म लिया और दूसरी शाखा जो बनी उसका नाम था मानव भूगोल। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का आरंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 18वीं शताब्दी से। इसको जो जन्मदाता है उनमें मुख्यतः नाम आता है फ्रेडरिक रेंटगेल। फ्रेडरिक रेंटगेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने इसके बारे में सबसे अधिक ध्यान दिया। तो उन्होंने ध्यान दिया कि भूगोल के अंदर प्राकृतिक तत्वों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण से कर रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव केंद्रीय भूमिका में आ जाता है और भूगोल की यहाँ दो शाखाओं का विभाजन हो जाता है जिसे हम कहते हैं मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में प्रकृति की सारी प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन होता है और मानव भूगोल में प्राकृतिक तत्वों और मानव के बीच जो सामंजस्य है उसका अध्ययन होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि विषय जो है वो विषय क्षेत्र है और क्षेत्र के अंदर बात करें हंटिंगटन महोदय की तो उन्होंने यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। दो बातें कौन सी लिखी हैं तो देखिएगा। पहली बात लिखी है उन्होंने भौतिक दशाएं और दूसरी बात लिखी है मानवीय अनुक्रियाएं। मानव की अनुक्रियाएं। अब इन दोनों बातों में हम ध्यान देंगे देखना कि भौतिक यानी जो प्रकृति के साथ है और मानव जो हम स्वयं हैं इन दोनों का सामंजस्य ही क्या है मानवीय मानव भूगोल के प्रकृति में विषय क्षेत्र में आता है। मुख्य बात करते हैं प्रकृति में तो प्रकृति के अंदर रेंटगेल के अलावा उसकी एक शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सी सैमुअल हैं जो एक कट्टर नियतिवादी हैं। जो क्या है? एक कट्टर नियतिवादी हैं। अब नियतिवादी का अर्थ होता है यहाँ पे आपको विचारधाराएं मालूम होनी चाहिए। विचारधाराएं मालूम होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं नियतिवाद। मानव भूगोल में 3 विचारधाराओं का समावेश होता है। सबसे पहले आती है नियतिवाद या निश्चयवाद, दूसरा आता है संभववाद और फिर आता है नवनिश्चयवाद। ये नियतिवाद क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा सा पहले समझते हैं। नियतिवाद के जो व्यक्ति पहले के लोग थे वो क्या थे? प्रकृतिवादी थे। कैसे थे? प्रकृतिवादी थे। अब प्रकृतिवादी का अर्थ होता है सारी सार्वभौमिक जो भी शक्तियां हैं उनको सर्वे सर्वा मानना और मानव को गौण मानना। हम ये कह सकते हैं कि नियतिवादी में क्या था? प्रकृति सर्वे सर्वा थी और मानव उसका एक दास होकर उसके अनुरूप चलता। फिर धीरे धीरे दूसरी एक विचारधाराओं का आना होता है और इसकी शुरुआत होती है फ्रांस से। कहां से होती है? फ्रांस से। और फ्रांस में भी शुरू करने वाले थे कौन? ब्लास। अब ये ब्लास महोदय कहते हैं कि प्रकृति कुछ भी नहीं है और मानव सर्वे सर्वा है। हर जगह संभावनाएं हैं। मानव उन संभावनाओं को तलाशता है और उसके अनुसार अपना कार्य करता है। तो यहां से दूसरी विचारधारा शुरू होती है, वो होती है संभववाद। तीसरी विचारधारा में आता है नवनिश्चयवाद। जब इन दोनों ही विचारधाराओं के मध्य कठोरता आ गई
काफी लोग प्रकृतिवादी हो गए, काफी लोग संभववादी हो गए। तो तीसरी विचारधारा जिसे हम ये कह सकते हैं मध्य मार्गी, क्या कह सकते हैं, मध्य मार्गी। ये मध्य मार्गी क्या होता है, बीच का रास्ता निकालना, और यही हमारे लिए मोस्ट है। ये मोस्ट इसलिए भी है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से इन तीनों विचारधाराओं से पूछा जाता है। अब नवनिश्चयवाद या मध्य मार्गी के देने वाले लोग कौन थे? तो सबसे पहले तो हमें याद रखना होगा जो देने वाला आदमी है वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अब टेलर महोदय क्या कहते हैं? टेलर महोदय कहते हैं कि प्रकृति अपने आप में भी सर्वे है और मानव भी सर्वे है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था रूको और जाओ सिद्धांत। क्या नाम था? रुको और जाओ। अब ये रुको और जाओ सिद्धांत क्या काम करता है इसके बारे में मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बता देता हूं, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से। जब कभी हम एक महानगर में एक चौराहे पे जाते हैं तो वहां पे सिग्नल लगे होते हैं, सिग्नल लगे होते हैं तो उसमें 3 बत्तियां होती हैं, कुछ इसी प्रकार से। हम देखते हैं जब ये रेड बत्ती आती है तो सारे के सारे वाहन रुक जाते हैं, और जब ये हरी बत्ती आती है तो सारे वाहन चलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ हर चौराहे पे हमें कहते हैं रुको और जाओ। तो ठीक इसी प्रकार से नवनिश्चयवाद ये कहता है कि जहां प्रकृति ने संभावनाएं व्यक्त की है वहां मानव को चलना है, और जहां पे उसने रेड सिग्नल दिखा दिया वहां हमें रुकना है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि तीनों विचारधाराएं हमारे पाठ संख्या 1 में 3 विचारधाराएं हैं, और तीनों विचारधाराओं में ये सबसे प्राचीन है, और इसके मानने वाले जो भी मानने वाले जानने वाले सारे के सारे कौन है? जर्मन। कौन है? जर्मन। तो ये सारे के सारे जर्मन हैं, संभववादी फ्रांस के हैं, और नवनिश्चयवादी अगर हम बात करें तो इसकी जो मुख्य भूमिका रहती है वो रहती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से रहती है? अमेरिका से। अब देखिएगा कि हमें 3 विचारधाराओं के बारे में चला। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें विभिन्न परिभाषाओं पर, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्जाम में एक परिभाषा और इन तीनों में से किसी एक पर विचारधाराओं पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको यही बात समझना होगा कि हम अगर मानव भूगोल की बात करें तो उसमें नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद आते हैं। तो नवनिश्चयवाद की अब अगली बात करेंगे अपन। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? नेचर। कि मानव भूगोल की प्रकृति किस पे आधारित होती है? तो जैसे आप देखते हैं कि भौतिक भूगोल हमेशा प्रकृति के जो भौतिक पदार्थ होते हैं उन पे फोकस करता है, उसी प्रकार से मानव भूगोल में जो मानव है वो केंद्र बिंदु होता है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु, क्या बिंदु? केंद्रीय बिंदु जो होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर जो पॉइंट होता है वो कौन है? वो है मानव। अब मानव है तो मानव की जो संख्या होती है जिसे हम कहते हैं जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, जोधपुर की जनसंख्या। जनसंख्या का अर्थ है जन यानी मानव। अब भी इसमें विभिन्न तरह की जनसंख्या आती है। जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का फैलाव। कैसा फैलाव? अलग अलग फैलाव होता है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं मध्यम है। उसी प्रकार से हम देखते हैं इनके अधिवास है, ठीक उसी प्रकार से देखते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन सटीक से याद रखनी होगी कि मानव भूगोल में मानव केंद्रीय भूमिका में आता है, और केंद्रीय भूमिका में जो उसका मुख्य बिंदु अध्ययन का होता है वो जनसंख्या। हालांकि हम इसके जो आगे के 6 बिंदु है उनका भी अध्ययन करेंगे, तो आपको याद जो रखने वाली बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है जनसंख्या। दूसरा है प्रदेश के संसाधन। अब प्रदेश के संसाधन कैसे?
अब जैसे संसाधनों की बात करें तो आप जितनी भी आएगा उसमें चाहे जल हो, आपकी मृदा हो। अब ये जल और मृदा की बात करते हैं तो ये संसाधन है, लेकिन इन संसाधनों पे आधारित कौन है? ये जनसंख्या। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी इनका जो प्रयोग है वो कौन करता है? जनसंख्या। तो हम इसका सीधा अर्थ यहां से लगाते हैं प्रकृति के साथ। तो हमारी जो प्रकृति है वो है इस प्रकार से कि भौतिक दशाओं का मानवीय संबंधों के साथ किया हुआ अध्ययन ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। मानव भूगोल की प्रकृति में अगर अपन बात करें तो एक सीधा संबंध है, जैसे अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, इतिहास का संबंध समय से होता है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध संविधान और कानून के पालना से होता है, ठीक उसी प्रकार से मानव भूगोल का संबंध पृथ्वी पर मानव को उसका घर मानते हुए उसकी भौतिक दशाओं के साथ किया जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के साथ जो हम अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। इसके साथ तीसरा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है इसके साथ कि समय के साथ, समय का या इसे आप दूसरा नाम दे सकते हो कालिक, क्या नाम दे सकते हो? कालिक अनुक्रम, क्या दे सकते हो? अनुक्रम। अब ये कालिक अनुक्रम क्या है? अगर हम ये कहें कि प्रकृति के साथ हमने धीरे 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 समय के साथ अपने आप को बदल लिया, जैसे 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। ठीक इसी प्रकार से हम अगर बात करें चौथे बिंदु के साथ, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि हमने समय के साथ बदल लिया अपने आप को, तो हम यहाँ पे एक प्रमुखता से बात आएगी वो इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, वो है हमारी सामंजस्य की बात करते हैं। अब सामंजस्य का यहाँ पे अपने को सीधा लेना है। पहले लेसन के अंदर हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें जो हमने देखा, इससे पहले हमने 3 विचारधाराएं देखी। हमने देखा हंटिंगटन मोदी ने 2 बातें बताई। 2 बातें कौन सी थी? एक थी भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। अगर इसको मैंने दूसरी बुक में पहले आपके सामने बोर्ड पे लिखा था कि भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। अब आपको इतना याद रखना है कि भौतिक भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन होता है जिसमें भूमि, जल और प्राकृतिक वनस्पति आदि आते हैं। तो इनका संबंध हम कक्षा 11 में कर चुके हैं, आप कक्षा 11 में कर चुके हैं। अब हमें कक्षा 12 में जो मानव भूगोल पढ़ना है उसमें हमें मानवीय अनुक्रियाएं आनी चाहिए। कौन आनी चाहिए? मानवीय अनुक्रियाएं। और मानवीय अनुक्रियाओं के अंतर्गत आना चाहिए वो है जनसंख्या, अधिवास इत्यादि, जिसमें संचार आता है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो संचार आता है, व्यापार आता है, परिवहन आता है। अब हम क्या देखते हैं? इन दोनों के बाद हम सबसे पहला जो बिंदु आता है कि इस मानव भूगोल के हम पिता किसको कहें? हम इसका पिता किसको कहें? तो हम इसमें जो इसको पिता का नाम देते हैं, या हम कहें जनक या हम कहें पिता, तो हमें देना होगा कौन? फ्रेडरिक रेंटगेल। किसका नाम देना होगा? फ्रेडरिक रेंटगेल। क्या होगा? फ्रेडरिक रेंटगेल। ये कहां के थे? ये थे जर्मन। कौन थे? जर्मन, यानी जर्मनी के लिए। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या नाम था? अब यहीं से बात शुरू होती है, यहीं से हर साल एक प्रश्न निकल के आता है कि मानव भूगोल के आधुनिक जनक का नाम बताइए। कई बार जनक की जगह कर देते हैं पिता। क्या कर देते हैं? पिता। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेंटगेल हैं, जर्मनी के हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या? एंथ्रोपोजोग्राफी। और एंथ्रोपोजोग्राफी के भी 2 भाग हैं। दूसरे भाग में ही मानव भूगोल का वर्णन है और उसमें मानव भूगोल के बारे में एक अपनी अच्छी सी परिभाषा दी हुई है कि हम क्या करते हैं,
संश्लेषित अध्ययन करते हैं, जिसे मैं कह रहा हूं सामंजस्य, कि मानव भूगोल, मानव यानी हम, और क्या प्रकृति यानी पृथ्वी के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका अर्थ है वो किस पे जोर देता है, ये देता है सामंजस्य यानी संश्लेषण को। इसके बाद इसकी शिष्य आती है, अमेरिकन है, नाम है उसका डॉक्टर एलन सी सैमुअल, एक महिला है जो इनके अंडर में पीएचडी करती है, और उसको बोलते हैं एलन सी सैमुअल। और ये एक कठोर नियतिवादी है। कैसी है? कठोर नियतिवादी, कठोर नियतिवादी। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, मानव भूगोल में कठोर नियतिवादी जो समर्थक है उसका नाम क्या है? तो वो है एलन सी सैमुअल। और वो कौन है? वो है रेंजेल की शिष्य। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक विचारधारा के साथ, नियतिवादी है। अब नियतिवादी के बाद हम संभववाद और नवनिश्चयवाद की जो बात है, कौन कौन सी? एक तो बचेगा हमारा संभववाद और एक बचेगा नवनिश्चयवाद। इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।